नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले ट्राई सिटी की खास खबरें। सेक्टर 25 के डंपिंग ग्राउंड में भड़की आग, आधा शहर जहरीली हवा में ले रहा सांस। पार्षद ने कहा साजिश के तहत लगाई गई आग। धनास में चल रही अवैध मार्बल मार्केट से हटाए गए शेड, पुलिस से झड़प के बाद दर्जनों लिए गए हिरासत में। और 81 वर्षीय महिला को बिना बेहोश किए खोल दी दिल की धमनियां, कार्डियोलॉजिस्ट एच.के. बाली का कमाल। और अब खबरें विस्तार से। आज सुबह सवेरे ही सेक्टर 25 के डंपिंग ग्राउंड में आग की लपटों के बीच धुआं निकलना शुरू हो गया। आग इस कदर फैली कि आधा शहर धुएं की चपेट में आ गया और लोग जहरीले धुएं में सांस लेने को मजबूर हो गए। सारा दिन दमकल विभाग की गाड़ियां आती और जाती रही, लेकिन देर रात तक भी आग पर काबू नहीं पाया गया था। आसपास रह रहे लोगों को रहना ही मुश्किल हो गया है। डड्डू माजरा सेक्टर 38 और सेक्टर 24 में जजों की कोठियों में भी धुआं इस कदर घुस गया कि वहां से गुजरना तक मुहाल हो गया है। आज देखते हैं एक रिपोर्ट। आज सुबह से करीब आधा चंडीगढ़ जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो गया है। दरअसल शहर के डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड में मंगलवार रात 1:30 बजे से ही भीषण आग लगी हुई है। ऐसे में पूरे शहर में जहरीला धुआं फैल रहा है। डड्डू माजरा सेक्टर 24, सेक्टर 38 और आसपास के कई सेक्टर्स में ये धुआं फैल रहा है। कई किलोमीटर तक ये जहरीला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। डंपिंग ग्राउंड के ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रधान दयाल कृष्ण ने जानकारी दी कि ये आग मंगलवार देर रात 1:30 बजे से लगी हुई है, लेकिन ये आग कैसे लगी, इसके कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा इस आग लगने की घटना की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले भी बीते साल फरवरी और मार्च में डंपिंग ग्राउंड में भयानक आग लग गई थी। कई किलोमीटर के दायरे में ये आग फैल गई थी। मार्च महीने में डंपिंग ग्राउंड समेत कचरा निस्तारण प्लांट में ये भयंकर आग फैली थी। फायर ब्रिगेड के साथ साथ कई टीमों ने घंटों मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया था। वहीं टिप्परों की मदद से मिट्टी डालकर डंपिंग ग्राउंड की आग पर काबू पाया गया। वहीं आपको बता दें, अक्सर ऐसी आग की घटनाएं देखने को मिलती है। वहीं दोपहर के वक्त लगी आग से प्रदूषण में जबरदस्त इजाफा होता है। वहीं डंपिंग ग्राउंड में आग लगने और दूर दूर तक जहरीला धुआं फैलने से डड्डू माजरा के लोग बेहद परेशान हैं। वहीं फायर ब्रिगेड इस आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। आइए आपको दिखाते हैं कि पूरा शहर किस तरह धुएं की चपेट में था और लोग कितने परेशान थे। भागवत सिंह की एक रिपोर्ट। हम इस वक्त चंडीगढ़ के डंपिंग ग्राउंड में खड़े हैं और चंडीगढ़ के डड्डू माजरा स्थित डंपिंग ग्राउंड में इस वक्त बहुत भयानक आग लगी है। आप देख सकते हैं कि डड्डू माजरा के डंपिंग ग्राउंड के आसपास आपको धुआं ही धुआं नजर आएगा। इसको लेकर लगातार बातें कही जा रही थी कि हर बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आग लगती है, लेकिन इस बार एक बार फिर भयानक आग लगी है। मंगलवार देर रात 1:30 बजे से ये आग लगी है और ये आग अब और बढ़ती जा रही है। लगातार दमकल विभाग की टीम यहाँ पर पहुँच रही है और इस आग को बुझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये आग अभी भी नहीं बुझ पाई है। और आप अब देख सकते हैं सुबह 12 बजे का वक्त होने ही वाला है। 11 बज चुके हैं, 12 बजने वाले हैं। रात से ये आग लगी है, उसके बाद से ये आग अब फैलती जा रही है। पूरे चंडीगढ़ में आपको धुआं ही धुआं नज़र आएगा, लेकिन खासकर डड्डू माजरा के लोग खासे परेशान हैं क्योंकि हर बार डंपिंग ग्राउंड में आग लगने का मुद्दा जरूर उठता है।
आग लगती ज़रूर है। ये किसकी शरारत है इस बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अफसर इसकी जांच करेंगे। लेकिन इस बार एक बार फिर आग भयानक लगी है और यह आग अभी तक नहीं बुझ पाई और ऐसा लगता नहीं कि शाम तक भी ये आग बुझ पाएगी। हालांकि दमकल विभाग की टीमें लगातार इस आग को बुझाने का प्रयास कर रही हैं और डड्डू माजरा की ओर जाने वाले इस रास्ते को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर फिलहाल बंद कर दिया है और लोगों की यहाँ पे आवाजाही बंद कर दी है। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। पंजाब केसरी की टीम ने डंपिंग ग्राउंड में लगी आग को लेकर जब क्षेत्रीय पार्षद कुलदीप से बात की तो उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। उनका कहना था कि यह साजिश के तहत लगाई गई आग है। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति होती आई है और होती रहेगी, लेकिन समाधान नहीं निकलेगा। डड्डू माजरा कॉलोनी में ही रहते हैं, एरिया पार्षद हैं कुलदीप कुमार हमारे साथ। कुलदीप, जिस तरह से ये आग लगी है, हर बार ये मुद्दा होता है, तो क्या इसको लेकर क्या आपकी तरफ से प्रयास किया जाए? प्रयास तो रात के करीबन ये 1:30 बजे आग लगी है, जो रात ही मेरे संज्ञान में आ गया था और मैं रात ही अपने जो अधिकारी हैं उन्हें बताया गया। उसमें पानी भी गिरा जा रहा है, मिट्टी भी गिरी जा रही है, लेकिन जिस तरह से रात को आग लगी है मुझे नहीं लगता कि वो गर्मी की वजह से लगी है। कहीं ना कहीं किसी शरारती तत्व ने उसमें आग लगाई गई है रात के 1:30 बजे, जो अब तक वो इतनी ज़्यादा भयानक रूप ले चुकी है कि हम उस पर पूरी रात से ही काम कर रहे हैं, लेकिन काबू नहीं पाया जा रहा है। अच्छा, हर बार ये आग लगती है, इस पर राजनीति भी दबकर होती है, इसको लेकर लगातार आप आवाज़ भी उठाते आए, लेकिन ये होती हैं अभी डड्डू माजरा के लोग काफ़ी परेशान हैं। देखिए कि आप शहर में आजकल आपने देखा ही होगा कि 2 सरकारें आपस में लड़ रही हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ हमारा है। इधर से कल मैडम मेयर ने भी अपनी एक विशेष बैठक बुलाई है कि चंडीगढ़ को अपना यूटी के अंदर दिया जाए और यहाँ पर विधानसभा बनाई जाए। क्या मैडम मेरे को ये नहीं दिखता कि ये जो डंपिंग ग्राउंड है ये सबसे बड़ा मुद्दा है? यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड को ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पर जो आग लगी है करीबन 1-1.5 लाख लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ पर मर रहे हैं, घुट-घुट के मर रहे हैं। क्या मैडम मेरे को ये नहीं दिख रहा? उसके लिए तो स्पेशल सदन बुला लिया गया कि विधानसभा होनी चाहिए। क्या कभी डंपिंग ग्राउंड के लिए विशेष सदन बुलाया गया? मैं ये मैडम मेयर से कहना चाहूँगा कि मैडम वो मुद्दा बाद का है, विधानसभा बनेगी या नहीं बनेगी वो स्तरीय बात है, वो हमारे लेवल की नहीं है। लेकिन डंपिंग ग्राउंड जो है वो पूरे शहर का मुद्दा है, प्लीज़ इस पर एक बार गौर कीजिए। आपको लगता है इस पर एक सदन की बैठक बुलाकर पूरी चर्चा की जानी चाहिए कि किस तरह से कूड़े का निस्तारण हो? जी जरूर, इस पर तुरंत विस्तार से रूप होना चाहिए। जैसे इंदौर के अंदर आज डंपिंग ग्राउंड ख़त्म कर दिया गया है, वहाँ पर प्ले ग्राउंड बना दिया गया है। क्या डड्डू मारे को इससे कभी निजात मिलेगी? मैडम मेयर से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार कि फिर दोबारा से इस पर दोबारा विजिट करें और इसे ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास किए जाएं, जिससे कि इंदौर की तरह स्मार्ट सिटी का दर्जा ये भी पाए। अच्छा, आपको कहाँ लगता है कि कमी कहाँ रह गई? वो तो कहते हैं लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, इसको लेकर कंपनी भी हायर कर रहे हैं, करोड़ों की कंपनी हायर की गई है, फिर प्रयास में कमी कहाँ है? प्रयास तो मेरा जन्म यहीं का ही है, स्टार्टिंग से देख रहा हूँ। जेपी प्लांट लगाया तब भी प्रयास था कि डंपिंग ग्राउंड ख़त्म होगा। उसके बाद एक और प्लांट लगाया गया जो माइनिंग का था, जो ख़त्म कर रहा था उसे 33 करोड़ कुछ का 2019 में, वो भी लगाया गया। अभी इसे ख़त्म कर रहे हैं। अब एक और प्लांट लगाने जा रहे हैं 77 करोड़ रुपए का। यानी यहाँ पर प्लांट पे प्लांट लगाए जा रहे हैं, लेकिन इससे डंपिंग ग्राउंड को जो है ख़त्म करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहा, जो अथक प्रयास होना चाहिए। अब MRF बना दिया गया है, हमारी एंट्रीज पे वो बना दिया गया है MRF। क्या किसे बोल रहे हैं? पिछले सदन में जो पास हो रखा था उसका हम विरोध भी करते रहे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो मैडम मेरे से मैं कहना चाहूँगा, मैंने प्लांट की बजाय अगर सीरियसली इस पर काम किया जाए तो डंपिंग ग्राउंड खत्म हो सकता है इंदौर की तर्ज पर। नए गवर्नर जब आए थे उन्होंने स्पेशल दौरा किया था, आपने ये मांग भी उठाई थी, उसके बाद हालात बदले? हाँ, गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि ये डंपिंग ग्राउंड में जो अभी RDF पड़ा है इसे उठाइए और ये प्ले ग्राउंड के रूप में होना चाहिए। उस टाइम से दिन रात काम तो चल रहा है उस कंपनी के अंदर, लेकिन फिर भी आप अगर मेरे घर की तरफ जाएंगे तो देखेंगे बड़े बड़े पहाड़ मेरी घर की दीवार के साथ आज भी लगे हुए हैं। दीवार ऊंची कर दी, लेकिन दीवार से ऊंचा वो कूड़ा कर दिया गया है। तो गवर्नर साहब तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने संज्ञान में लिया इस चीज़ को और अफसरों को बोल रहा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कमी लगती है। अफसर सही लगा लो या पॉलिटिकली लगा लो कि कोई चाहता ही नहीं कि डंपिंग ग्राउंड खत्म हो। हम हर बार मुद्दा तो रखते हैं भी डंपिंग ग्राउंड खत्म होना चाहिए, डंपिंग ग्राउंड खत्म होना चाहिए, लेकिन करना कोई नहीं चाह रहा। आपको लगता है जो ये आग लगती है इसके पीछे साजिश है, कोई जान की जाती है? हो सकता है, क्योंकि रात को 1:30 बजे आग लगने का मतलब तो ये किसी साजिश के तहत ही हो रहा है।
क्योंकि अगर मेरे वार्ड के अंदर डंपिंग ग्राउंड पड़ता है तो रात को 1:30 बजे आग लगी है। ना तो गर्मी है इतनी, ना तो अभी इतनी गर्मी है जिससे कि आग भड़क जाए। रात को 1:30 बजे आग लगने का मतलब ये है कि किसी शरारती तत्व ने ये काम किया गया, साजिश के तहत काम किया गया। ठीक है। कुलदीप हैं एरिया पार्षद, ये लगातार डंपिंग ग्राउंड का मसला उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सदन की बैठक एक विशेष तौर पर इस मुद्दे के लिए बुलाई जाए और इसका कोई निपटारा किया जाए, क्योंकि डड्डू माजरा के लोग लगातार इस कूड़े से परेशान हो रहे हैं। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगवन टीवी, चंडीगढ़। बुधवार को धनास की मार्बल मार्केट में आखिरकार प्रशासन का पीला पंजा चल ही गया। कई सालों से यहां राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन बुधवार को सुबह सवेरे भारी दलबल के साथ प्रशासन वहां पहुंचा और अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने करीब 3 दर्जन शेड यहां से तोड़कर हटा दिए। दुकानदारों ने खासा विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी कार्यकर्ताओं सहित यहां पहुंच गए। यहां उनकी पुलिस से झड़पी हुई, जिसके बाद पुलिस ने 2 दर्जन से भी अधिक लोगों को हिरासत में लेकर सेक्टर 39 और सारंगपुर के पुलिस स्टेशन भिजवा दिया। देर शाम तक उन्हें वहां रखा गया और देर शाम तक कार्रवाई चली और इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया गया। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि भविष्य में इस तरह का अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धनास की मार्बल मार्केट को प्रशासन द्वारा तोड़ा जा रहा था। इनको लगातार नोटिस भी सर्व किया गया था। उसके बावजूद आज जो अधिकारी पहुंचे हुए थे, लेकिन भाजपा के नेताओं द्वारा ये कार्रवाई रोक दी गई है और जेसीबी मशीन के सामने वो बैठ गए हैं। उनका कहना है कि वो धनास की यह मार्बल मार्केट टूटने नहीं देंगे। चंडीगढ़ के धनास की मार्बल मार्केट पर प्रशासन का पीला पंजा चल ही गया। यहाँ करीब 25 से 30 दुकानें तोड़ दी गई है। वहीं इसी बीच भाजपा नेता रामवीर भट्टी, अनिल दुबे और स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे और मार्बल मार्केट तोड़े जाने के विरोध में जेसीबी मशीन के सामने ही बैठ गए और प्रशासन की कार्रवाई को वहीं रोक दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन के पास कोई भी ऑर्डर नहीं है, बावजूद उसके दुकानों को तोड़ा जा रहा है। वहीं कुछ स्थानीय दुकानदारों को पुलिस सारंगपुर थाना ले गई है। दुकानदारों का विरोध पूरी धनास मार्केट में देखा गया। इसके साथ ही मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं भाजपा नेताओं की प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ दस्ते के साथ काफी बहसबाजी भी हुई। निश्चित तौर पर अफसर यहाँ प्रशासन धक्काशाही कर रहा है, कोई किसी का सुनने को राजी नहीं है। मेरी आज किरण खेर जी से बात हुई, संजय टंडन जी से, अरुण जी से भी बात हुई है। अब हम इसको रोकेंगे और अड़ेंगे भी, और उसके बाद हम इसको टूटने नहीं देंगे। प्रशासन धक्केशाही कर रहा, इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। और हम लोग आज भाजपा का स्थापना दिवस था, आज भाजपा का स्थापना दिवस था, हम सब लोग वहाँ बिजी थे। नहीं ऐसा था मैं ऑर्डर दे, कोई सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। अब सरकार की प्रॉपर्टी है नहीं कि भाई सरकार की प्रॉपर्टी पर थोड़ा जिम्मेदारों की जमीन है, उस पर लेकर किराए पे लोग बैठे। गुनाह क्या है? अब गुनाह क्या है? इसलिए नहीं होने देने के इस काम को हम। जो भाई साहब टूट गई। अभी संजय टंडन जी आ रहे, अरुण सूद जी आ रहे, उसके बाद हम ये थोड़ा होने देंगे। ऑर्डर की कॉपी आप मांग रहे हो? ऑर्डर का तहसीलदार साहब है, डीलर साहब है, बाकी किसी के पास कोई ऑर्डर नहीं है। सिर्फ धक्का है, धक्का। जो बड़े बड़े है ना, आपको जो बड़े बड़े लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी, उन लोगों की तरफ तो प्रशासन के अधिकारियों का कोई ध्यान है नहीं। उधर ये देखते नहीं, आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ आते हैं। किसके कहने पर हो रही है मुझे नहीं पता, उनके पास ऑर्डर ही नहीं है, कोई ऑर्डर दिखाने के लिए ऑर्डर ही उनके पास कोई है नहीं। धनास की मार्बल मार्केट पर एक बार फिर पीला पंजा चला है। हालांकि इसको लेकर बहुत भारी स्तर पर विरोध भी हो रहा था। इसके बाद अब भाजपा नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो एनक्रोचमेंट ड्राइव की यहाँ पर फोर्स लगी है, उनके साथ उनकी बहसबाजी चल रही है। इसको लेकर अब उनकी बहसबाजी चलती जा रही है, क्योंकि लगातार यह प्रदर्शन कर रहे थे कि धनास की मार्बल मार्केट ना तोड़ी जाए, लेकिन भारी संख्या में आपको पुलिस बल यहाँ पर तैनात मिलेगा और पुलिस बल ने इस पूरे एरिया को बंद कर दिया है। यहाँ से मेन बैरिकेड लगा दिए, लेकिन रामवीर भट्टी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हर बार इस मसले को लेकर बहसबाजी होती है। पिछली बार भी एसडीएम साउथ के ऑफिस का घेराव किया गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि धनास की मार्बल मार्केट नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन आज सुबह से ही 9 बजे से मार्बल मार्केट पर ये तोड़ी जा रही है और पुलिस के साथ अब भाजपा नेताओं की धक्का मुक्की हो रही है और उन्हें पकड़ा जा रहा है। ये देख सकते हैं, अब रामवीर भट्टी को पुलिस ने पकड़ लिया और उनके साथ खूब झड़प भी हो रही है। एरिया काउंसलर और भाजपा नेता यहाँ पर अब कूद पड़े हैं, जिनकी पुलिस के साथ खूब
बहस बसाई भी हो रही है। वो यहाँ पर लेट गए हैं, जिनका कहना है कि वो मार्बल मार्केट किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देंगे। वो इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे थे। एरिया पार्षद भी यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस बल यहाँ पर तैनात हो गया है। अब यहाँ पर जाम की स्थिति बन गई है, क्योंकि लगातार जो भाजपा नेता इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कहना था कि हम नहीं टूटने देंगे। एरिया पार्षद कुलजीत संधू, भाजपा नेता रामवीर भट्टी, पूर्व पार्षद दुबे भी यहाँ पर बिठाए हैं और अब धनास के मार्बल मार्केट के लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और पुलिस को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ये दुकानें तोड़ चुके हैं। कम से कम मार्बल मार्केट की 15 से 20 दुकानों पर पीला पंजा चल चुका है। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़। पंचकुला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्कूल व सीबीएसई द्वारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट न दिए जाने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स एसोसिएशन का ये कहना था कि स्कूल फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके स्टूडेंट्स को माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, जिसके चलते उन्हें 1000 रुपया प्रति माह जुर्माना भरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर किया जा रहा है और छात्र काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द सीबीएसई ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया तो यह प्रदर्शन और तेज कर दिया जाएगा। हमारी मांगे कुछ नहीं है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिया था, जिन्होंने बीकॉम बीएससी, उनकी माइग्रेशन का इशू था। माइग्रेशन पीछे सीबीएसई ने स्कूल को नहीं दी थी और स्कूल वालों ने बच्चों को नहीं दी थी, जिस करके कॉलेज ने 1 जनवरी से 1000 रुपये लेट फीस चार्ज किया। अब अप्रैल चल रहा है, वो 1000 से होकर 4000 फीस है इस वक्त बच्चों की। अब जिसके पिताजी की 8000 सैलरी है, वो क्या तो बच्चों को पढ़ाएगा, क्या वो घर चलाएगा, क्या वो यातायात व्यवस्था संभाल लेगा बच्चे की। और बच्चे लोकल सिर्फ पंचकुला से नहीं है, मोरनी से लेकर बरवाड़ा तक के बच्चे आते हैं। ये हमने अभी ज्ञापन दिया है प्रिंसिपल को और डीसी साहब को। अब इन्होंने 1 हफ्ते का समय लिया है, इसके बाद देखते हैं क्या होगा। 1 हफ्ते तक अगर हमारा ज्ञापन ये स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं फिर अब अभी पूरे हरियाणा में प्रदर्शन करेंगे। भारतीय सेना हमारी रक्षा को तत्पर है, न केवल बॉर्डर पर बल्कि शहरों में भी। लेकिन एक ऐसा कमाल आर्मी की एक एनजीओ ने किया है जो शायद भुलाया ना जा सके। कुपवाड़ा के एक बच्चे को गुदाद्वार में दिक्कत थी, जिस कारण वह खासा परेशान था। इलाज के लिए पैसा भी नहीं था, लेकिन आर्मी की इस एनजीओ को जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी मिली, वे उस बच्चे के परिवार तक पहुंचे और बच्चे को और उसके पिता सुग्रीव को लेकर चंडीगढ़ आ गए, जहां पीजीआई में बच्चे का सफल ऑपरेशन किया गया और अब वह राहत महसूस कर रहा है। इस पर सारा खर्च आर्मी ने दिया है। आर्मी का एक जवान भी बच्चे की सेवा के लिए यहाँ तैनात है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। देश की रक्षा करने वाली हमारी इंडियन आर्मी के जवान अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हर संभव मदद आर्मी की ओर से की जाती है, चाहे सरहद पर हो या फिर देश के अंदर। इंडियन आर्मी हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहती है। इसी बीच जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी का एक समाजसेवी चेहरा फिर से देखने को मिला है। जम्मू के पास एक गांव किश्तवाड़ में 5 साल की बच्ची नेहा काफी समय से बीमार थी। परिवार के पास उसका इलाज करवाने के लिए इतने पैसे नहीं थे कि वह उसका अच्छा इलाज करवा सकें। ऐसे मुश्किल समय में जब परिवार ने सारी उम्मीदें खो दी तो इंडियन आर्मी भगवान का रूप लेकर पहुंची। बच्ची की बीमारी के बारे में जैसे ही इंडियन आर्मी की एनजीओ को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत बच्ची का पता लगाया, जिसके बाद बच्ची को इलाज के लिए जम्मू कश्मीर से चंडीगढ़ लाया गया। यहाँ पीजीआई में बच्ची का इलाज करवाया जा रहा है। इंडियन आर्मी का एक जवान अवतार सिंह बच्ची के साथ में आया हुआ है। वहीं बच्ची के पिता सुग्रीव ने बताया कि अगर इंडियन आर्मी एनजीओ उनकी सहायता नहीं करती तो शायद उनकी बेटी आज जिंदा ना होती। मेरी बच्ची का नाम है नेहा भगत। इसकी उम्र है सर 5 साल। इसको लेटरिन की जगह ब्लॉक थी सर। 2017 में इसकी ये पैदा हुई थी। 2017 से इसकी प्रॉब्लम चल रही थी। तो सर इसके ऑपरेशन आर्मी 17 RR ने किया।
और साथ में इंजो कंपनी ने भी मदद की। मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 17 RR का भी, इंजॉय कंपनी का भी, आर्मी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। अभी मेरी बच्ची ठीक है, इसका ऑपरेशन हो गया है, अभी बच्ची मेरी ठीक है। ट्रीटमेंट में इसका ट्रीटमेंट हो चुका है सर। अब अब ऑपरेशन लास्ट है या कल हो जाएगा सर। इसका ऑपरेशन अब कल लास्ट है। डॉक्टर कल सर ऑपरेशन कर देंगे इसका बस। सर 2 बच्चे हैं, एक लड़का है सर। अपने आप ही सपोर्ट किया आर्मी ने। हमने भी आर्मी को पता नहीं था पहले, जब उनको पता चला तो शुरू हो गए। मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट PGI में पहले भी चल रहा था 2017 में। उसके बाद आर्मी ने अपने हैंड ओवर में लिया और इसका पूरा ट्रीटमेंट किया सर। एडमिट सर आज ही एडमिट हो गई है, कल ऑपरेशन करके छुट्टी दे देंगे सर। उसके बच्चे का ऑपरेशन का पूरा खर्च इंडियन आर्मी की ओर से उठाया जा रहा है। उन्होंने इंडियन आर्मी का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारे देश की सरहदों के साथ साथ इंडियन आर्मी हमारे बच्चों की रक्षा भी कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 35 के मकान नंबर 2542 में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग पहली मंजिल पर लगे मीटर पर लगी थी, जिस कारण कोई भी ना तो ऊपर से नीचे आ सका, ना ही नीचे से ऊपर जा सका। 2 घंटे तक यहां धुआं और लपटें उठती रही, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर नियंत्रण पाया। इसमें किसी भी जानी नुकसान की सूचना नहीं थी, लेकिन मीटर और आसपास के शीशे बुरी तरह से टूट गए। आसपास के घरों में भी भगदड़ मची रही। बिजली के मीटर में आग लगने से घर में फंसा परिवार। बिजली के मीटर में आग लगने से मचा हड़कंप। घर में फंसे थे लगभग दर्जन भर लोग। दमकल विभाग और पुलिस टीम ने फंसे हुए लोगों का किया रेस्क्यू, आग पर पाया काबू। इस बार गर्मी का मौसम समय से पहले शुरू हो गया है। ऐसे में बढ़ती गर्मी जहां लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है, तो वहीं इसके चलते आगजनी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ सेक्टर 35 के एक मकान में बिजली के मीटर में एकाएक आग लग गई, जिसने वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना दिया और भगदड़ मच गई। आग घर के ग्राउंड फ्लोर के साथ सीढ़ियों के नीचे लगे बिजली के मीटर में लगी थी, जिसके कारण ना तो कोई बाहर निकल सकता था, ना ही ऊपर जा सकता था। ऐसे में घर के करीब दर्जन भर लोग यहाँ पर फंस गए और दूसरी मंजिल में धुआं इतना बढ़ चुका था कि यहाँ रह रहे लोगों को तो सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसे में आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और न केवल आग पर काबू पाया, साथ ही घर में फंसे लोगों को सुरक्षित घर से बाहर निकाला। सर साहब, ये जो आग लगने की सूचना थी, ये कितने बजे की है और क्या कुछ यहाँ पर पहुँच के मिला है? 1:42 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। 1:12 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਫਾਇਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਪਰ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਏ, जिसकी वजह नाल वो घबरा गए एकदम। असी फौरन नाल दूसरी भी मीडियम फायर टेंडर तो लार्ज जो साडा फायर टेंडर HPTTL वो भी मौके पर पहुँच गया। तो आके इन्हों जो भी ट्रैप सीगे लोग उन्होंने सेफली मतलब बाहर निकाल दिया। लगभग उस वक्त कितने के लोग थे यहाँ पर घर पे? कोई 10-12 लोग घर दे सीगे, तो सारे सेफली मतलब निकलिया, किसी को चोट नहीं आई, सब सेफ है। और इस आगजनी की घटना में कितना नुकसान और क्या कुछ नुकसान हुआ और आग लगी कहाँ पर थी? इलैक्ट्रिक मीटर में आग सीगी और ज़्यादा समान तो नहीं जलिया, लेकिन उन्होंने 3-4 मीटर लगे हुए सारे बर्न हो गए।
साथ ही स्टेशन फायर ऑफिसर जगतार सिंह संधू ने गर्मियों के मौसम में आगजनी की घटनाओं से बचने के लिए लोगों को कुछ उपाय करने को भी कहा। संधू ने बताया कि गर्मियों के दौरान जब भी घर से बाहर निकलें तो घरों के बिजली के स्विच यहाँ तक कि मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में बिजली लोड कम अधिक होने के कारण आगजनी की घटनाएं होती हैं और ऐसा करने से बचा जा सकता है। इसमें जो दमकल विभाग के जो कर्मी हैं उनका काफ़ी योगदान रहा है और हमेशा रहता और गर्मियों का टाइम चलता है। इस वक्त क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे आप लोगों को? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਏਸੀ ਔਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੇ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ फायर ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। साथ ही जगतार संधू ने बताया कि आगजनी के समय दमकल विभाग की टीम का मौके पर जल्द से जल्द पहुंचना जरूरी होता है, लेकिन घरों के आसपास खड़ी गाड़ियां मुश्किलें पैदा करती है। वहीं पेड़ और गलियों व सड़कों के बीचों बीच से गुजर रही बिजली, टेलीफोन और केबल की तारों के कारण भी दमकल विभाग को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सब दमकल विभाग जब भी किसी स्पॉट पे पहुंचता है या तो वहां पर एक्सेस ऑफ पार्किंग होती है या तारों की समस्याएं आती है या पेड़ों की समस्याएं आती हैं, तो इसको लेकर आपने प्रशासन को कई बार कहा भी होगा, तो क्या कुछ अभी तक समाधान नहीं निकला? सर ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਪੇੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਵਾਇਰ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਬਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਐਸੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੌਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਥੋੜੀ हैंड्रेस है, मतलब पहुंचने ना देरी लग जाती कई बार। तो आज भी ऐसा ही देखने मिला है कि जो आपके हमारी टेंडर आ रही थी उसे भी काफ़ी दिक्कतों का सामना कर, कहीं पेड़ है कहीं तारे हैं। बड़े जो फायर टेंडर सी उन्होंने दिक्कत आई है, बाकी स्मॉल फायर टेंडर ते मौके पे पहुंच गए टाइमली। बहरहाल आगजनी के इस मामले में दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने तुरंत एक्शन लिया और मौके पर पहुंच न केवल आग पर काबू पाया बल्कि फंसे हुए लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला, जिसकी सभी सराहना कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मेयर रहे सुभाष चावला ने कहा है कि चंडीगढ़ को लेकर पंजाब हरियाणा कोई भी ऐसा बयान ना करे जिससे कि यहाँ के बाशिंदों को ठेस पहुँचे। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुभाष चावला ने हैरानगी जताई कि पंजाब और हरियाणा ऐसे प्रस्ताव पारित क्यों कर रहे हैं, वहीं चंडीगढ़ नगर निगम को भी ऐसा प्रस्ताव लाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि वह 1980 का दशक याद रखें जिसमें चंडीगढ़ को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था और उग्रवाद तक पैदा हो गया था। फिर ऐसा ना हो यह सोचकर ही किसी को कोई बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और रहेगी, क्योंकि इस चंडीगढ़ को बसाने में यहाँ के बाशिंदों का बहुत बड़ा योगदान है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। भाजपा की मेयर ने 7 अप्रैल को चंडीगढ़ नगर निगम की एक विशेष बैठक बुलाई है। जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में एक विशेष प्रस्ताव लाया जा रहा है जिसमें ये प्रावधान होगा कि चंडीगढ़ यूटी रहे, इसको पास किया जाए। हैरानी है, चंडीगढ़ की किसी राजनीतिक पार्टी ने तो कभी ये नहीं कहा कि चंडीगढ़ यूटी नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस तो 1966 से जब से यूटी बनी है एक ही स्टैंड पर कायम है, क्योंकि कांग्रेस समझती है कि 1966 से लेके आज तक जो कुछ चंडीगढ़ है वो इसी वजह से है, इसी वजह से सुंदर है, इसी वजह से उसने उन्नति की है, इसी वजह से उसने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त किया है, क्योंकि यहाँ पंजाब की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी है और यूनियन टेरिटरी है। यहाँ का हाई कोर्ट साझा है, यहाँ की विधानसभा का भवन एक है, यहाँ नगर निगम भी बन गया है। इसीलिए क्योंकि तीनों राज्य केंद्र, हरियाणा और पंजाब मिलकर इसकी देख रेख करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि आज पंजाब हरियाणा ऐसे प्रस्ताव क्यों पास कर रहे हैं और चंडीगढ़ को क्यों जरूरत पड़ रही है ऐसे प्रस्ताव करने की। याद रखना चाहिए कम से कम
उन वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने 1980 का दशक देखा है। यही कुछ उन दिनों में हुआ था। पंजाब से आवाज़ उठी, उसके अंगेस्ट हरियाणा से आवाज़ उठी, फिर चंडीगढ़ से आवाज़ें उठी, और ये आवाज़ें उठती पूरे इस रीजन को उग्रवाद की तरफ ले गई। क्या नहीं देखा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लोगों ने, कितने लोगों की जान गई, कितनी कीमती जानें, देश के बड़े बड़े नेता जो इस उग्रवाद की भेंट चढ़ गए, जिसके कारण सिर्फ पंजाब का उग्रवाद था। करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियों का नुकसान हुआ इस रीजन में। बड़ी मुश्किल से, बहुत प्रयासों के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद आज इस इलाके ने कुछ शांति के दिन देखने शुरू किए हैं। क्या हम चाहते हैं कि इस बयानबाजी से फिर हम उन्हीं दिनों की तरफ लौट जाएं? आज हरियाणा बोला, कल पंजाब बोला था, आज यूटी बोलेगा, कल कुछ गर्म ख्याल के नेता बोलेंगे, फिर हरियाणा से कुछ आवाज़ें उठेंगी, तो इसका अंत कहाँ होगा? देशवासियों, चंडीगढ़ वासियों, पंजाब वासियों, हरियाणा वासियों, ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हिंदुस्तान के विभिन्न अंग हैं। ये कहीं नहीं जा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन देश में अगर दोबारा उग्रवाद की कहीं चिंगारी जल गई तो देश को बहुत भारी फर्क पड़ेगा। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, और ख़ास करके सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से, आप सत्ता में हैं, अगर आप कुछ चाहते हैं चंडीगढ़ के बारे में फैसला करना, जाके अमित शाह जी से बात कर लीजिए, तीनों पक्षों को बैठ के बात कर लें, जो सर्वसम्मति फैसला वो कर दें। पीजीआई के पूर्व कार्डियोलॉजिस्ट एच.के. बाली ने एक ऐसी सर्जरी की है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक 81 वर्षीय महिला की धमनियां बंद हो गई थी, जिसे खोलने के लिए सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन सर्जरी नहीं की जा सकती थी क्योंकि महिला को और भी बीमारियां थी और उसे बेहोश भी नहीं किया जा सकता था। ऐसे में डॉक्टर बाली ने एक अद्भुत तकनीक के तहत उसकी धमनियां खोल दी और महिला अब सकुशल है। बाली ने हृदय विशेषज्ञों की मदद से एंजियोप्लास्टी के माध्यम से पहले इम्पेला हार्ट पंप उसके आर्टरी में डाला और बाद में आर्टरियां खोल दी। क्या है पूरा माजरा? खास बातचीत की हमारे संवाददाता भागवत सिंह ने। तो डर तो थोड़ा था ही, लेकिन वो दर्द 2 दिन के बाद ही खत्म हो गया। तो घबराहट या फिक्र 2 दिन के बाद ठीक हो गया। 15% ऐसे हमारे मरीज होते हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम होती है, उनको या तो हार्ट अटैक है या एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम है। सैचुरेटेड फैट से भी ज़्यादा ट्रांस फैट्स प्रॉब्लम, सो हमारी डाइट बड़ी प्रॉब्लमेटिक है और डाइट को हमें ठीक करना पड़ेगा। हार्ट की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इसके क्या कारण हैं और कई युवा भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। हम अक्सर ऐसी खबरें भी देखते हैं और अपने लाइफस्टाइल में आसपास अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को देख भी रहे हैं। हमारे साथ है हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर एच.के. बाली, जिनका लंबा अनुभव है इसमें। सर, अगर हम हार्ट की बात करें, बहुत सी बीमारियां हो रही हैं, अगर हम कहें स्टंट बहुत डल रहे हैं, अब कोई एज बैरियर भी नहीं रहा। पहले यंगस्टर्स को ये नहीं होता था, अब ऐसा क्यों? नहीं, जहाँ तक आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत चिंता का बात है। और आजकल हम देख रहे हैं कि कम से कम 15% ऐसे हमारे मरीज होते हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम होती है और उनको या तो हार्ट अटैक है या एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम है। आपने भी पढ़ा होगा कहीं सेलिब्रिटीज़ को, कहीं स्टार्स को, कहीं मीडिया पर्सनस को अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम हो गई और सम ऑफ देम लॉस्ट देयर लाइफ ऑल्सो। तो यंग एज में जो ये हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसके बेसिकली फंडामेंटली 3 कारण हैं। अगर हम एक कारण छोड़ दें कि हमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जो सार्क कंट्रीज़ के लोग हैं उनको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है हार्ट डिजीज़ होने की, और 3 कारण हैं। एक तो ये है कि हमारी डाइट एबनॉर्मल हो गई, क्योंकि जिसमें जंक फूड है, फास्ट फूड है, ट्रांस फैट्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम कर रही है। दूसरा ये है कि हमने फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल छोड़ दी, कोई आउटडोर गेम नहीं है, कोई हमारी एक्सरसाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये बचपन में भी आप देखेंगे लोग टीवी पे रहते हैं या कंप्यूटर पे अपनी गेम्स खेलते हैं या अपने मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं, सारी जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। और सबसे बड़ी बात है जो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, और स्ट्रेस लेवल बच्चे से बढ़ गया, वो उसके ऊपर भी पेयर प्रेशर है कि मैं 99% मार्क्स आए कि 98% मार्क्स आए। और जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ये स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ता जाता है कि वी वांट टू हैव ऑल मटेरियलिस्टिक गेन्स इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, और वो हमारे पर स्ट्रेस करता है। हम एक डेडलाइन से दूसरी डेडलाइन चेज करते रहते हैं, यहाँ प्रेजेंटेशन करनी है, वहाँ प्रेजेंटेशन करते हैं, हमारे पास अपने लिए कोई टाइम नहीं बच गया, तो स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया। तो ये स्ट्रेस लेवल जो शॉर्ट टर्म भी होता है और क्रॉनिक स्ट्रेस भी होता है, जो जॉब से भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, अचीवमेंट से हो सकता है। और ये 3 फैक्टर्स हैं जिनको हमें काउंटर करना पड़ेगा। तो चाहे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है या कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ और इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है।
अगर हम अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे तो उसके कारण हमारी। और एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा जिसके बारे में शायद कॉमन लोग नहीं जानते कि जो हमारे जिम्स में आजकल डिफरेंट सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, चाहे वो कुछ जिनका साइंटिफिक बेसिस है कि प्रोटीन नहीं है, वो हमने देखा है कि उनके कारण भी दिक्कत होती है। ओके, और वो अगर हमें यूज़ करने हैं तो हमें रियलिस्टिकली यूज़ करने पड़ेंगे, अंडर सुपरविजन यूज़ करने पड़ेंगे, विद इन रीजनेबल अमाउंट यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसका हमें ख्याल करना पड़ेगा और हमें अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसी कंडीशन में ना पहुँचे जहाँ हमें डिजीज़ में इन्वेस्ट करना पड़े। हमें अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ये हमारा लॉन्ग टर्म है, बच्चों के टाइम से शुरू होना चाहिए। जो बच्चे हैं या एडोलेसेंट हैं, यंग एडल्ट्स हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए रेगुलरली, अपने डाइट का ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए और स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए। हमारे साथ 81 साल की बुजुर्ग लेडी भी हैं, इनका सफल ऑपरेशन किया है डॉक्टर एच के बाली ने। उनसे पूछेंगे, मैम आपको क्या लग रहा था जब ऑपरेशन किए जा रहे थे? आपको लग रहा था, आपने एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए लगा, उन्हें लग रहा था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो जब बैंडेज भी करवाते हैं तो भी लगता है कि बहुत दर्द होगा, तो डर तो थोड़ा था ही, लेकिन वो दर्द 2 दिन के बाद ही ख़त्म हो गया। तो घबराहट या फिक्र 2 दिन के बाद ठीक हो गया था। कई कोमॉर्बिडिटीज भी थी आपको, आपकी एज भी बैरियर थी, डॉक्टर बता रहे हैं कि शी इज ओनली 80 years old, तो वो कभी ऐसा 25 more years more। ऐसा कभी नहीं लगता था, नहीं लगता कभी नहीं लगता था, सिर्फ मुझको हाई ब्लड प्रेशर था, उसके अलावा कुछ। क्या कहना चाहेंगे जो आपकी एज के लोग रहते हैं जो काफ़ी डर जाते हैं? ब्लॉक थे, जो अंदर जो कुछ भी था वो तो इनको मालूम था, मुझे टेक्निकल तो ऊपर से। हाँ, अब कैसा फील हो रहा है? क्या कहेंगे उन लोगों से जो इस एज में, इस पड़ाव में हैं, जिन्हें काफ़ी कोमॉर्बिडिटीज भी रहती हैं? जो कोई भी मेरे से पूछने आएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और बोलूँगी कि जाके ट्रीटमेंट अपना करवा लो जल्दी, और मेरी जैसे हो जाओगे दोबारा से। अभी भी डॉक्टर ने ये जूस मेरे लिए भेजा है, शी इज़ प्रेजेंट हियर। डॉक्टर एच के लिए बात करें तो इस केस में पहले टेक्निक को आपने कराया कि पहला टेक्निक ये पहली है जिसमें आपने 2 सफल ऑपरेशन किए हैं। क्या ये टेक्निक है हमारे व्यूअर्स को, अगर आप समझाएं आसान भाषा में? देखिए, ये टेक्निक डिफरेंट नहीं है। हम कम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी की बात कर रहे हैं कि मल्टीपल आर्टरीज में ब्लॉक है, कैल्सिफाइड आर्टरीज हैं, लेफ्ट मेन में ब्लॉक है, लंबे ब्लॉक है और बाइफर्केशन एरिया में ब्लॉक है और हार्ट मसल बहुत कमज़ोर है, सर्जरी हो नहीं सकती है। तो उसको करने के लिए जब हम एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग करते हैं तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, हमें स्पेशल किस्म के टेक्निक यूज़ करने पड़ते हैं, औजार यूज़ करने पड़ते हैं, रोटाब्लेटर हुआ, लिथोट्रिप्सी हुई या डिफरेंट टाइप की टेक्निक है जिसमें टाइम लगता है और हमें ये भी देखना है कि रिज़ल्ट उसका बिल्कुल अच्छा है। तो वो जो टाइम है उसमें वो हार्ट मसल को टॉलरेट नहीं करता है। हार्ट मसल जिनका कमज़ोर होता है और एक नाड़ी पे ब्लड सप्लाई सारी डिपेंडेंट है या कुछ ऐसी कंडीशन है, तो वो हार्ट मसल ड्यूरिंग द प्रोसीजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये एक नया पंप है जो हम ग्राइन से डालते हैं परकुटेनियसली बिना सर्जरी के। वो हार्ट की कैविटी में चला जाता है और वहाँ से वो ब्लड निकाल के एओर्टा में पंप करता है ताकि हार्ट को उस दौरान में रेस्ट मिलती है और प्रेशर नहीं बढ़ता उसके ऊपर और हार्ट वो प्रोसीजर टॉलरेट कर सकता है। इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड पीसीए। तो ये जो इम्पेला आज हमने ऐड किया है ये सिर्फ उस टाइम में हार्ट को सपोर्ट करने के लिए है ताकि हम वो कॉम्प्लिकेटेड एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग प्रोसीजर जो है, जो टाइम लेने वाला है और सारी नाड़ियों का इलाज जो है उसका हम कर सकें। सर, ओल्ड एज में हम बात करें, इस एज में काफ़ी मुश्किल होता है, आपकी टीम को भी काफ़ी एफर्ट करनी पड़ी। जैसे मैंने बताया कि 160 के करीब ऐसे मरीज़ हैं जिनकी एज 80 से ज़्यादा है और ओल्डेस्ट जो थे वो 102 साल के थे जिसमें हमने ये प्रोसीजर किया है। कोई 25 के करीब ऐसे मरीज़ हैं जिनकी उम्र 90 उम्र से ज़्यादा थी जिनकी हमने एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग की है। तो ये एक आजकल कॉमन प्रोसीजर है। हम 80 को कोई एज नहीं मानते हैं, 80 इज़ द न्यू 60। ओके, तो इसलिए एज इज़ ओनली नंबर्स, बाकी चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है। कोई 40 साल का 70 साल का भी लग सकता है, कोई 70 साल का 40 साल का भी लग सकता है। सो एज इज़ ओनली नंबर्स, हमें बाकी चीज़ें देखनी है कि कोमॉर्बिडिटीज़ कितनी है, डिफरेंट टाइप्स की और आर्गन्स में बीमारी हो सकती है, ब्लॉकेज कैसे है, वो जो उनका ऑपरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जहाँ पे हमने ग्राफ्ट लगाने हैं वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है ग्राफ्ट लगाने की कि नहीं है। ये सारी चीज़ों को देख के हम इलाज करते हैं। ये जैसे जैसे हमारी एज कंट्री के में भी सीनियर सिटीज़न बढ़ रहे हैं तो ये कॉमन होगी।
आई डोंट सी दिस इज़ अनकॉमन कि हम 80 साल के ऊपर या 90 साल के ऊपर एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग करें। प्रोसीजर ये है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आर्टरी मल्टीपल आर्टरीज में ब्लॉकेड है, लेफ्ट मेन में ब्लॉकेड है, बाइफर्केशन साइड पे ब्लॉकेड है, पिछले 10 सालों से नाड़ियाँ बंद हैं, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी कहते हैं या चिप केसेस कहते हैं। हार्ट मसल कमज़ोर है तो उनको करने में जहाँ बाईपास पॉसिबल नहीं है, हमें ये जो इम्पेला जो डिवाइस है ये हेल्प करती है उस प्रोसीजर को करने में। प्रोसीजर वही करना है कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग, ये हमें उस समय टाइम दे रही है कि 3-4 घंटे 5 घंटे हम वो प्रोसीजर सेफली कर सकें। एक सर ब्लॉकेज को लेकर एक बात है कि हार्ट में ब्लॉकेज होती है तो स्टंट डालना पड़ता है, ये नौबत कब आती है? एक तो आपने लाइफस्टाइल का भी बताया, तो ऑयल का, खान पान का भी असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, खाने में बहुत प्रॉब्लम है। जो हमारा डाइट है उसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं, कई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हम ज़्यादा खाते हैं उसके कारण प्रॉब्लम होती है। ट्रांस फैट्स, ये आप जो फास्ट फूड देखते हैं, जो चिप्स हैं या चीटोज़ हैं या सारी चीज़ें हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बड़ी ज़्यादा है, वो इसलिए ज़्यादा है कि उसमें ट्रांस फैट्स ऐड किए हुए। और ट्रांस फैट दुनिया में उस लोग समझते हैं कि 1% से कम होने चाहिए डाइट में, या होने नहीं चाहिए। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं स्कैंडिनेवियन जो कहते हैं 0% होना चाहिए, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं यूएस में लाइक कैलिफोर्निया जो कहते हैं 0% होना चाहिए। वो जहाँ वहाँ पे बंद हो गया है, वो सारा उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में डंप कर दिया हुआ। तो हमारे जो सारे फास्ट फूड जाइंट्स हैं जिसमें हमारे बच्चे, हमारे सारे कोलीग्स बड़ा दे लाइक दैट, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है। सैचुरेटेड फैट से भी ज़्यादा ट्रांस फैट्स प्रॉब्लम है। सो हमारी डाइट बड़ी प्रॉब्लमेटिक है और डाइट को हमें ठीक करना पड़ेगा इन एडिशन टू एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस लेवल। कुछ कहना चाहेंगे सर व्यूअर्स से, पंजाब केसरी जगबानी के व्यूअर्स से जो लगातार देख रहे हैं जिन्हें नमस्कार, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने बच्चों को भी ये बताइए कि शुरू से ही उनको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी डाइट रखनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बाहर आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए। कंप्यूटर्स पे या मोबाइल पे गेम्स खेलने से बात नहीं बनती है, हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखनी चाहिए। हमें बिल्कुल ड्रीम्स करने चाहिए, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहना चाहिए, बट हमें रियलिस्टिक उसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए कि मैं 3 महीने में क्या करने वाला हूँ, मैं 6 महीने में क्या करने वाला हूँ, 3 साल में क्या करना पड़ेगा, वो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ ना हो, और अगर हो जाए तो आप उन रिस्क फैक्टर्स का इलाज कराइए, एक्सरसाइज करते रहिए, डाइट का ख्याल रखते रहिए, स्ट्रेस लेवल कम करिए। अगर आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं और उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम हैं आपके लिए, आपके दिल का ख्याल रखने के लिए। आपके लिए एंजियोप्लास्टी की अगर ज़रूरत है या बाईपास की ज़रूरत है या कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, वी विल टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, बट प्राइमरली यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हार्ट। थैंक यू। थैंक यू। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी जगबानी टीवी, चंडीगढ़। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में बुधवार को अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 42% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दिन के तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा, लेकिन तेज हवाओं के बाद रात का तापमान कुछ कम हो सकता है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए उतना ही। अपने आसपास हो रही हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।